नमस्कार। मेरे चैनल के एनालिसिस से मुझे ये जानकारी हुई कि लगभग 84% लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए सभी से ये अनुरोध है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये पूरी तरह से फ्री है। आपका यह सहयोग मेरे लिए एक मेंटल बूस्ट की तरह काम करेगा। उन सभी लोगों का हृदय से आभार जिन्होंने मेरी आवाज़ में कही हुई कहानियों को पसंद किया है और अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाई है। एक बार फिर आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर टच कीजिए, जिससे आप तक बराबर नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। चलिए आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज सुनते हैं संगीता माथुर की कहानी बाऊजी। 15 दिनों की समस्त औपचारिकताएं और धार्मिक क्रियाकलाप पूरे कर मेहुल आज मधु और बेटी गुड्डू के संग अपने शहर लौट गए थे। बाहर से आए सभी नाते रिश्तेदार भी लौट गए थे। सूने घर का कोना कोना बाऊजी की यादों को और बातों को प्रतिध्वनित कर रहा था। थक हार कर मैं बालकनी में पड़ी अपनी प्रिय आराम कुर्सी पर जाकर पसर गई। बंद आंखों में रह रहकर बाऊजी की यादों के साथ साथ मेहुल की स्मृतियां भी उभर आई थीं। इन 15 दिनों में जिस मेहुल को मैंने देखा, कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वे अपनी याददाश्त खो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी याददाश्त लौट आई हो। यकायक गरम शॉल के स्पर्श ने मुझे चौंका दिया। आंखें खोलकर देखा तो सरल सामने खड़े थे। इतनी ठंड में खुले में बैठी हो, बीमार पड़ जाओगी। आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें बाऊजी की एक अमानत भी सौंपनी है। सरल के अंतिम वाक्य से मेरी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया, लेकिन कुछ पूछने के बजाय मैं उनके साथ अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सरल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया तो दिल अचानक भर आया। कितना ख्याल है सरल को। वाकई बाबूजी की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर मैं उनकी तस्वीर को निहारने लगी तो तस्वीर से जुड़ी हुई यादों के पन्ने स्वतः ही फड़फड़ा उठे। बरसों पूर्व मेहुल की दुल्हन के रूप में इस घर में कदम रखा था। तब पहली बार अपने सिर पर बाऊजी के स्नेहिल हाथ का स्पर्श पाकर मन एक आत्मीय गर्माहट से भर गया था। आज उनकी तस्वीर पर हाथ फेराते हुए मन वही आत्मीय गर्माहट पाने के लिए व्याकुल हो उठा। बाऊजी का स्नेहिल स्पर्श अंत तक मेरे सिर पर बना रहा। माँ बाप के प्यार से वंचित मेरा शुष्क मन उनकी आत्मीयता से लहलहा उठा था। शायद जितनी शिद्दत से मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी महसूस की थी, उतनी ही शिद्दत से बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी महसूस की थी। दो रिक्त मन सहजता से एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। हमारा आपसी प्यार देखकर कभी कभी मेहुल भी बाबूजी से शिकायत कर बैठते थे, क्या बाबूजी, इतना प्यार तो आपने कभी मुझे यानी अपने बेटे को भी नहीं किया। अच्छा, तू ऐसे ही इतना बड़ा हो गया? अरे उमा के जाने के बाद तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है हमने। दिशा को तो वह भी नहीं मिला। माँ बाप दोनों का साया दुर्घटना में एक साथ ही उठ गया, फिर भी देख कितनी संस्कारी है। यदि तूने कभी उसका दिल दुखाया तो कान खींच लूँगा तेरे। समझ ही नहीं आता, आप मेरे पिता हैं या दिशा के। मेहुल झूठा गुस्सा दिखाते तो बाऊजी के साथ साथ मैं भी मुस्कुरा उठती थी। जानती थी बाप बेटे का यह लड़ाई का नाटक मुझे ही खुश करने के लिए है, वरना बाऊजी अपने बेटे को कितना चाहते हैं, उन पर कितना गर्व करते हैं, कोई अंधा भी बता सकता था। वैसे मेहुल थे भी गर्व करने योग्य। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जांबाज देशभक्त पायलट बेटे पर कौन पिता गर्व नहीं करेगा।
और फिर जब एक खुफिया अभियान के तहत वही आँख का तारा लापता हो गया, तब उस पिता पर क्या गुजरी होगी, यह कल्पना करना भी बेहद दुखपूर्ण है। 3 दिनों के खोजी अभियान के बाद घने जंगलों से विमान का मलबा ही बरामद हो सका। मेहुल का कुछ पता न लगा। रो रो कर मेरी आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल कतई यह मानने को तैयार न था कि मेहुल अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे मान लेती? यदि मर गए होते तो उनके शव का कोई तो अवशेष मिलता। एक समयावधि के बाद सरकार की ओर से खोज अभियान बंद करा दिया गया। उसी दिन शाम अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ा उठी। बाबूजी तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले गए। यह जानकर कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर से खुश हुआ जाए या परेशान। लेकिन बाबूजी के विचार जानकर मैं दंग रह गई थी। वे चाहते थे मैं अपना गर्भ गिरा लूँ ताकि भविष्य में आसानी से दूसरी शादी कर अपना जीवन संवार सकूं। मेरे प्रति उनका दृष्टिकोण अब ससुर का नहीं, एक पिता का हो गया था। एक बेटी के नाते मुझे उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन एक बहू के नज़रिए से मुझे उनका यह प्रस्ताव घृणास्पद लगा। आखिर मेरी जीत हुई। बाबूजी ने अपनी सेवानिवृत्त सुकून भरी जिंदगी त्याग कर एक निजी संस्थान में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली, तो मैंने भी पास के ही एक स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया। बाबूजी अपने दुख को बिसराकर मुझे नई जिंदगी आरंभ करने का आग्रह करने लगे। उनके अनुसार अब मैं उनकी बहू नहीं, बेटी थी, और आगे के जीवन का सुखपूर्ण बनाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मैं उनके इस आग्रह पर तड़प उठती, यह कहकर लड़ने पर उतारू हो जाती कि वे कैसे बाप हैं जो अपने बेटे को जीते जी मृत मान बैठे। अपने रिश्ते घावों को भूलकर बाबूजी मेरे जख्मों पर मरहम लगाने लगते, अपने बुढ़ापे और मेरी लंबी सुनी जिंदगी की दुहाई देने लगते। हद तो तब हो गई जब वे मुझसे मेहुल के दोस्त सरल से शादी करने के लिए दबाव डालने लगे। सरल मेहुल का दोस्त था और अक्सर घर आता रहता था। मेहुल के खोजने में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी, और अब भी घर बाहर के कई छोटे बड़े काम वह सहर्ष आकर कर देता था। मैंने यह कहकर बाबूजी के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया कि जब तक मेरे दिल में मेहुल के लौटने की आस है, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और मेहुल के लौटने की आस मेरे मरने तक ही ख़त्म होगी। बाबूजी उस दिन एकदम टूट गए थे। एक बार की तो मुझे भी अपनी साफ़गोई पर बहुत अफसोस हुआ था। यह डायरी बाबूजी ने उनके जाने के बाद तुम्हें देने को कहा था, यह कहते हुए सरल ने एक बंद लिफाफा मुझे पकड़ाया। तब मेरी चेतना वापस लौटी। डायरी? 24 घंटे साथ रहने वाले बाबूजी भला डायरी कब लिखते थे? कभी पता ही नहीं चला। डायरी में तो अक्सर वे बातें लिखी जाती हैं जो इंसान रूबरू नहीं कह पाता। तो क्या बाबूजी के दिल में कुछ ऐसा था जो वे मरते दम तक मुझसे नहीं कह पाए? बेचैनी में मैंने लिफाफा फाड़ डाला। मेरी उद्विग्नता सरल से छुपी न रह सकी। बिट्टू नींद में गुनगुना रहा है, उसे हल्का सा बुखार है, मैं उसके पास बैठता हूँ, तुम इत्मीनान से डायरी पढ़ो। मैं एक बार फिर सरल की सज्जनता की कायल हो गई। कैसे यह इंसान मेरे दिल की हर बात समझ जाता है। कब मुझे एकांत चाहिए, कब मुझे उसका साथ चाहिए। पर अभी वक्त इन बातों को सोचने का नहीं था। मैं भूखी आंखों से डायरी का एक एक लफ्ज़ ध्यान से पढ़ने लगी। पहली ही पंक्ति ने मुझे भाव विभोर कर दिया। दिशा बेटी हमारे दिल के सबसे करीब है। उसने बहू बनकर हमारी सेवा की, बेटी बनकर प्यार लुटाया, बहन बनकर अपनत्व दिखाया, तो माँ बनकर हमारी लापरवाहियों के लिए हमें झिड़का भी। हम भी उसकी ज़िंदगी में यही सब भूमिकाएं निभाना चाहते हैं, लेकिन वह हमें ससुर की भूमिका से ऊपर ही नहीं उठने देती। हम उसे दोबारा सुहागिन के रूप में देखकर एक पिता का फर्ज निभाना चाहते हैं। मेहुल के प्रति उसका प्यार और संवेदना हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है।
लेकिन भावनाओं और संवेदनाओं से ज़िंदगी नहीं चलती। यह हम उसे कैसे समझाएं? सरल बहुत नेक लड़का है, पर वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। डायरी क्या थी, एक छोटा मोटा उपन्यास था। न जाने कब से बाबूजी अपनी संवेदनाओं को इसमें अभिव्यक्ति दे रहे थे। मैं गहरे पश्चाताप से भर उठी। बाबूजी हर सुख दुख में मेरे हमेशा करीब रहे, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनकी भावनाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मुझसे अच्छी तो यह निर्जीव डायरी है जो उनके हर सुख दुख की संगी रही। उत्सुक निगाहें शब्दों पर गड़ गईं। यह जानकर दिल बल्लियों सा उछलने लगा कि दिशा गर्भ से है। मेहुल का अंश उसमें मौजूद है। इस बार ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। दिशा पहला गर्भ सीढ़ियों से गिरकर गंवा चुकी है। मेहुल को यह निशानी हमें अच्छे से सहेजनी होगी। अरे, हम यह क्या सोचने लगे? कितने स्वार्थी हो गए हैं हम। यदि दिशा माँ बन गई तो उसके आगे की जिंदगी पर तो पूर्ण विराम ही लग जाएगा। कौन अपनाएगा उसे? नहीं नहीं, दिशा को अपना गर्भ गिराना होगा। मेरी आंखें छलछला उठीं। विचारों के कितने भयंकर झंझावातों से गुजरे हैं बाबूजी। ऊपर से एकदम शांत नजर आने वाला सागर गर्भ में कितनी उथल पुथल समेटे रहता है, इसका अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है। धुंधलाती नज़रें अब भी पन्नों पर टिकी थीं। अजीब बेवकूफ़ लड़की है यह दिशा भी। जिद ही ठान बैठी है बच्चे को जन्म देने की। ज़्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते हम। कैसी मजबूरी है। मेहुल, कहाँ हो तुम? यदि कहीं हो तो आकर हमसे मिल क्यों नहीं लेते? लेकिन कैसे आकर मिलते मेहुल बाबूजी से? वे याददाश्त जो खो चुके थे। ओह, कितना तलाशा था हमने मेहुल को। कोई ज़रा सा भी संकेत देता तो हम तुरंत चल पड़ते थे। आखिर हमारे प्रयास रंग लाए। एक पते पर मेहुल मिल गए थे। 6 महीनों बाद देख रही थी अपने मेहुल को, लेकिन लग रहा था मानो सदियां गुजर गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था। वही रूप, वही रंग, बस गाल पर एक लंबा चोट का निशान उभर आया था। मैं उम्मीद कर रही थी वे आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेट लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए निहायत अजनबीपन के भाव देखकर मैं सिहर उठी थी। विजय अपनी याददाश्त खो चुका है। विजय? बाबूजी और मैं चिहुक उठे थे। जब यह कुछ नहीं बता पाया तो हमने इसका नाम विजय रख दिया। आप लोग इतने महीनों तक कहाँ थे? हम तो खोजने का बराबर प्रयास कर रहे थे। कहीं से भी उम्मीद की किरण नज़र आती तो दौड़े चले जाते। पेपर में फ़ोटो भी दिया था। पेपर देखने का वक्त किसे था? हर वक्त तो विजय की तीमारदारी में लगे रहते थे। सप्ताह भर तो बेहोशी में ही रहा। मैंने तो जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। यह तो मधु के अथिक प्रयास थे जो उसे मौत के मुंह से निकाल लाई। लो, आ गई मधु, मेरी बेटी और विजय की पत्नी। मुझे लगा मेरा सर घूम जाएगा और मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। बाबूजी ने मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया था। आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, पर आप भी मेरी मजबूरी समझिए प्लीज़। मधु को देखते हुए उसके पिता की आंखों में जो याचना के भाव उभरे, कमोवेश वे ही भाव मेहुल की नज़रों में देख मैंने और बाबूजी ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा था और थके कदमों से हम घर लौट आए थे। बाबूजी उस दिन अचानक बहुत बूढ़े लगने लगे थे। अब तक की संजोई हिम्मत, आशाओं पर क्षण मात्र में तुषारापात हो गया था। देर रात तक वे निशब्द बैठे रहे। वे मूक शब्द आज मेरे सन्मुख डायरी में मुक्तरित हो उठे थे। समझ नहीं आ रहा हम मेहुल के जीवित होने की खुशियां मनाएं या शोक। बेटा जिंदा है सोचकर दिल को राहत तो मिलती है, पर इस स्थिति की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वे जो करेंगे सबके भले के लिए ही करेंगे। बस दिशा का ख्याल चैन नहीं लेने देता। हमारे जीवन की लौ तो अब टिमटिमाने लगी है। काश इसके बुझने से पूर्व दिशा के जीवन में कोई सही दिशा मिल जाए, वह किसी का हाथ थाम ले। मेरी आंखें एक बार फिर पनीली हो उठी थीं। विषम से विषम परिस्थिति में भी बाबूजी को मेरे ही हित का ख्याल रहता था।
तभी तो एक दिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। हमने सरल से बात कर ली है, वह तुम्हें इस अवस्था में भी अपनाने को तैयार है। मेहुल की याददाश्त अब नहीं लौटेगी। हम उसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। इधर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसलिए पिछली 2 बार तो बाबूजी और सरल ही जाकर मेहुल से मिलकर आ गए थे। वैसे भी मुझे अब वहाँ जाने में संकोच होने लगा था। मधु को शक तो पहले ही दिन से हो गया था और हमारे बार बार जाने से उसका शक यकीन में बदल गया था। मेरे जाते ही वह वहाँ से हट जाती थी। ऐसे में मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती थी। लगता था पराई अमानत में खयानत कर रही हूँ। अब तो मेहुल मेरे लिए पराई अमानत ही था। बाबूजी और सरल के खूब याद दिलाने पर भी मेहुल शून्य में ही ताकते रहते, बल्कि कई बार झुंझला उठते थे। मैंने परिस्थितियों से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। एक सादिश समारोह में सरल से मेरा विवाह संपन्न हो गया। लेकिन यह क्या, बाबूजी की डायरी तो कुछ और ही सच बयां कर रही थी। उस दिन मैं और सरल मेहुल को पिछली बातें याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि सीढ़ियों से मधु नाश्ते की ट्रे लेकर आती दिखी। पिछली मुलाकात में मधु के पिताजी ने बता दिया था कि मधु को 2 माह का गर्भ है। तब से हमें मधु पर भी बहु सा प्यार आने लगा था। आखिर उस बेचारी का दोष ही क्या है, पर दिशा से हम अपनी भावनाएं छुपा गए। आखिर है तो वह उसकी सौत। एक दिन अचानक मधु का पांव फिसला और वह सीढ़ियों से लुढ़कने लगी, तो हमें दिशा के गिरने और गर्भपात का दृश्य याद आ गया। हम जोर से चिल्ला उठे, मेहुल बचाओ उसे, वरना वह भी दिशा की तरह अपना बच्चा खो बैठेगी। मेहुल हक्का बक्का कभी हमें तो कभी लुढ़कती मधु को देखता। उसके चेहरे पर हर सेकंड नए भाव आ रहे थे। अचानक वह जोर से चिल्ला उठा, बाऊजी। तब तक सरल ने मधु को संभाल लिया था। हम सब तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। मधु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि मधु और बच्चे की जान बच गई। इस दौरान मेहुल बराबर अपने आसपास बाऊजी बाऊजी करता मंडराता रहा। अब हमें होश आया कि उसे तो सब कुछ याद आ गया है। वह हमसे लिपट कर बिलख उठा। हम घटनाओं का तारतम्य जोड़कर उसे वस्तु स्थिति समझाने लगे। वह दिशा से मिलाने की जिद करने लगा। तब तक मधु के पिता भी आ चुके थे। उन्हें देखकर मेहुल संयत हुआ। मधु को बाहर लाकर वार्ड में लिटा दिया गया। उसे सकुशल पाकर हम सब के चेहरे खेल उठे थे। मेहुल उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा था। मधु के पिता के चेहरे पर सुकून उभर आया। हम अनजाने ही स्वयं को अपराधी सा महसूस करने लगे। हम एक पिता से उसकी बेटी का सुख, एक पत्नी से उसके पति का सुख, एक अजन्मी संतान से उसके पिता का सुख कैसे छीन सकते हैं। सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य की भांति लग रहा था। कभी कभी फिल्मों जैसे नाटकीय घटनाक्रम असल जिंदगी में भी घट जाते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह उनका नाटकीय अंत करना हम इंसानों के वश में नहीं होता। नायक नायिका या किसी एक को मार दें या किसी एक को विलन साबित कर दें, हम तो हमारी आंखों के आगे चल रहे घटनाक्रम के चारों ही पात्रों की लंबी दुआ करते हैं। अपने महान कार्यों के कारण वे असल जिंदगी के नायक नायिका हैं। सरल हमें बेटे के समान ही प्रिय लगने लगा है और हम जानते हैं वह दिशा से बेहद प्यार करने लगा है। दिशा उसके संग हमेशा सुखी रहेगी। मधु के प्रति भी हमारे दिल में कोमल भावनाएं जन्म लेने लगी हैं। उसने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी। सब कुछ जानते हुए भी हमें हमेशा सहयोग किया। उसके और उसके पिता की आंखों में मंडराते आशंका के बादलों का अर्थ, उनका दुख दर्द सब हमें समझ आने लगा है। मेहुल जो अभी कुछ क्षण पूर्व दिशा से मिलने को बेताब हो रहा था, अब कितने प्यार से मधु का सिर सहला रहा है। 2 टुकड़ों में बंटकर क्या वह सुकून की जिंदगी जी पाएगा? हमारी चिंता ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। कल तक हम मेहुल की याददाश्त चले जाने से दुखी थे और अब लौट आने से दुखी हैं। हमारे सामने तराजू की 2 पलड़े थे, एक में मेहुल और दूसरे में विजय। जितनी बार तौला, विजय का पलड़ा भारी पाया। हम समझ गए थे
मेहुल का विजय बनकर जीने में ही हम सबका हित है। मेहुल को अकेले में सब समझाकर हम लौट आए। सीने पर पत्थर रखकर हमने दिशा से कह दिया कि मेहुल की याददाश्त अब कभी नहीं लौटेगी। दिशा हमारी बेटी, प्लीज़ हमारे झूठ को क्षमा करना। एक लंबे अंतराल तक डायरी में कुछ नहीं लिखा था। याद आया मेरी शादी, बिट्टू का जन्म, गुड्डू का जन्म। बाबूजी बहुत व्यस्त हो गए थे। 2 परिवार पूरे बस गए हैं। हालांकि हम बट गए हैं, पर इस बटने में भी सुकून है, सबके साथ न्याय कर पाने का सुकून। पर शायद हम दिशा के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए। कहते हैं जो दिल के सबसे करीब होता है, इंसान उसी के साथ थोड़ा अन्याय करने की हिमाकत कर पाता है, इस भरोसे पर कि वह मेरी मजबूरी को आसानी से समझकर मुझे माफ़ कर देगा। और हमारे दिल के सबसे करीब है हमारी दिशा बेटी। बाऊजी, मैं तस्वीर के आगे नतमस्तक होकर बिलख उठी थी। सिर पर एक स्नेहिल स्पर्श से मेरी रुलाई थमी और मैं मुड़कर सरल के चौड़े सीने में समा गई। ये कहानी बस इतनी सी। कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।